आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 3 का क्या सिलेबस रहेगा। कल हमने पैटर्न तो डिस्कस किया ही था कि जीएस 3 के अंदर भी सेम वही पैटर्न रहता है। आपके पास पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आते हैं 10-10 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने 150 वर्ड्स में लिखना होता है। और जो उसके बाद 11 से लेके 20 तक आपके पास क्वेश्चंस जीएस 3 के अंदर भी जो रहेंगे वो रहेंगे 15-15 मार्क्स के, और हर एक का आंसर आपने 250 वर्ड्स में लिखना होता है। अब हमारे पास सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले ये देखो कि जीएस पेपर 3 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। नंबर वन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी रिसेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है आज के टाइम की। अगर आप देखोगे तो जो ऑटोमेटेड आपके पास सिस्टम चल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है इस चीज के ऊपर। रिसेंटली अगर आप देखो तो जुलाई के अंदर ग्लोबल इंडिया एआई समिट जो है वो भी कंडक्ट की गई थी। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर। जिसमें क्या है, इंडिया ने खास तौर पे बात की कि ये जो आज टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, इसको अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाना इंडिया का मेजर ऑब्जेक्टिव है। जगह जगह पे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक नारा देते हैं, दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी हो या बाकी टेक्नोलॉजीज हो, इसको हर एक पर्सन अफोर्ड कर सके, एक्सेस कर सके। ऐसा ना हो कि दुनिया में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्रीज ही हो जहां पे एआई का इस्तेमाल किया जा रहा हो, और उन गिनी चुनी कंट्रीज में भी कुछ गिनी चुनी पॉपुलेशन हो जो इसका इस्तेमाल कर पा रही हो। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी न्यूज में आती है, आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलती है, उसको आपने नोट डाउन कर लेना होता है उसी टाइम। जब भी आपको न्यूज़पेपर के अंदर कोई ऐसी समिट, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का देखने को मिला दैट इज रिलेटेड टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसको आपने उसी टाइम हाईलाइट कर लेना होता है। क्योंकि इसका एज सच कोई स्टैटिक सिलेबस नहीं है। कोई स्टैटिक आपने टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना है। टोटली इट इज डायनेमिक, करंट ओरिएंटेड। इस चीज को दिमाग में रखना, राइट। नंबर टू इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें खास तौर पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप लोग पढ़ोगे। इंडियन इकोनॉमी का मतलब है कि प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी हैं। इकोनॉमी का मतलब यही होता है ना, अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था हमेशा प्रेजेंट सिनेरियो में काउंट किया जाता है, पास्ट की बात नहीं की जाती है। सो पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी के क्या हालात रहे हैं, क्या नई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो वो एक अपने आप में सब्जेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में तो पूछा जाता ही है, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास प्रीलिम्स के अंदर भी आते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेस्टर्न घाट्स करके एक एरिया है जो कि आपकी वेस्टर्न कोस्ट को ऑलमोस्ट कवर कर देता है, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक। हर साल अगर तुम देखोगे ना, तो एक आदि कोई ना कोई नई स्पीशीज आपको वहां पे डिस्कवर होती हुई देखने को मिलेगी। सो ऐसी कोई डिस्कवरी हो रही है, कोई आपकी इंडियन स्पीशीज है, जैसे राइनो हो गया, जो वन हॉर्न राइनो है हमारे देश का, बहुत फेमस है। ऐसा कोई स्पीशीज है, या टाइगर है, या एलिफेंट्स है, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं या फिर क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, तो वो सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, तीनों चीजें आएंगी। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में अगर तुम देखो तो हमारे देश में जो नक्सलवाद फैला हुआ है, हमारे देश के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, जैसे नागालैंड की एक मूवमेंट चलती है जो नागालैंड को देश से अलग करने की बात करती है। बोडोलैंड की एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है। खालिस्तान की एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमारे देश में बहुत लंबे समय के लिए चली है। ये सारी चीजें क्या है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है।
बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर आप बात करोगे तो आसपास की कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ प्रेजेंट अगर आपने देखा हो, या चाइना के साथ जो अग्रेशन बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जिसको कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है, वो कौन होते हैं? टेररिस्ट। तो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म है, इसके ऊपर इंडिया क्या कर रहा है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बोल सकते हो। द लास्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर मास्टर्स होती है। इट इज अ स्पेशल फील्ड। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा सिंपल होता है और डायनेमिक होता है। जैसे इस बार हमारे देश के अंदर जगह जगह पे फ्लड्स आए, हमारे देश के अंदर लैंडस्लाइड्स हर साल होती हैं, आप बोल सकते हो। हमारे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से आप बोल सकते हो फॉरेस्ट बर्बाद होते हैं, ये सब डिजास्टर्स हैं। कोविड 19 जैसे डिजास्टर्स, उनकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप इंक्लूड कर सकते हो, वो सारी चीजें आपने पढ़नी होती है, लेकिन करंट ओरिएंटेड। और इसके लिए आपको ना कोई बुक रेफर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। क्योंकि न्यूज़पेपर में जैसे रिसेंटली आपने केरला में देखा होगा, बहुत बुरे हालात थे, वायनाड के एरिया को अगर आपने देखा, बहुत बुरे हालात वहां पे आपको देखने को मिल रहे थे। तो हर दूसरे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स आए हुए थे कि हमारे देश में इतने ज्यादा फ्लड्स क्यों आते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दोस, इसको कैसे रोका जा सकता है। जो लैंडस्लाइड्स इतना नुकसान हर साल, इतने लोग मरते हैं, वहां पे डाटा भी बताएंगे आपको। दैट डाटा इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि इतने लोग हर साल हमारे देश में मरते हैं ड्यू टू फ्लड्स, ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। इतनी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड जो है फ्लड्स की वजह से बर्बाद हो जाती है हर साल, आप बोल सकते हो। वो सारा डाटा आपको अपने मेंस के आंसर्स के अंदर मेंशन करना होता है। दैट इज व्हाई न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो आपने सुना होगा कि भाई कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर मत पढ़ना, इंस्टीट्यूट कोई भी इंस्टीट्यूट की है वैसे जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उसको पढ़ लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दैट इज सफिशिएंट बट नॉट मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि जो व्यू पॉइंट है ना, जो आपका परसेप्शन है, क्योंकि मेंस के अंदर आपका व्यू पॉइंट, आपका परसेप्शन, आपका क्या ओपिनियन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। पर आपका ओपिनियन ऑटोमेटिकली बहुत ही जबरदस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका कितना का एक्सपीरियंस है, सो ऑटोमेटिकली जो आप सुजेशन दोगे, वो सुजेशन आप कहीं ना कहीं से पढ़ के दोगे, आप बोल सकते हो। तो वो स्टैटिक बुक्स पढ़ के घिसे पिटे सुजेशन देने से अच्छा है कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, जो कि आपके सुजेशन थोड़े से डायनेमिक रहे, आप बोल सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये जो पूरे का पूरा आपका पेपर है ना, इट इज कंप्लीटली करंट ओरिएंटेड, कंप्लीटली करंट ओरिएंटेड। तो उसका सिलेबस देखो। नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमारे देश में बोल देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, क्या कारण है उसका, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है, उसका क्या कारण है। हमारे देश को अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों के अंदर, जैसे 2010 की जब हम बात करते हैं, हमारा देश में ना जो इकॉनमी का साइज था, वो वर्ल्ड में 10वें नंबर पे इंडिया आता था। आज वर्ल्ड में इंडिया 5वें नंबर पे आता है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। तो ये जो ग्रोथ हुई है, और अभी भी अगर तुम देखोगे, सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है तो वो कौन सी कंट्री है? इंडिया। ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलते हैं, 3-4% से ज्यादा ये सालाना ग्रो नहीं करते। चाइना को भी देख लो, 4-5% से ज्यादा ग्रो नहीं करता। इंडिया की अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो हर साल आप 7%, 6.5%, 7% से भी ऊपर कई बार आपने ग्रो किया है, आप बोल सकते हो। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 6 to 8% के बीच में हर साल आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, दैट इज द ग्रोथ रेट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जहां पे इंक्लूसिव शब्द आ गया उसका मतलब होता है आपने पिछड़े से पिछड़े हुए क्षेत्र को ग्रोथ के अंदर भागीदारी देनी है। जैसे हमारे यहाँ पे एक स्कीम आई थी, अगर आपको याद हो, जन धन योजना, याद है? जनधन योजना में क्या था, जीरो बैलेंस के ऊपर करोड़ों लोगों के, आप बोल सकते हो, सरकार ने खाते ओपन करवा के दिए। बैंकों को टारगेट दिए कि इतने इतने आपने खाते ओपन करने हैं जीरो बैलेंस वाले। तो वो क्या है, जिन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि 2500 5000 आपको खाते में मेंटेन करना पड़ेगा, उनको जीरो बैलेंस वाला खाता आपने ओपन करके दे दिया। नहीं तो अगर आप किसी बैंक में खाता ओपन करते हो, वहां पे क्या बोला जाता है, आपको मिनिमम इतना पैसा क्वार्टरली अपने बैंक अकाउंट के अंदर मेंटेन करना होता है। लेकिन जनधन वाले अकाउंट में जो लोग हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। जनधन अकाउंट किसके ओपन किए गए, खास तौर पे जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस थे। आज अगर आप देखो तो सरकार क्या करती है, बुढ़ापा पेंशन जो है वो भी खाते में डालती है सीधा। पहले बुढ़ापा पेंशन कैसे आती थी, पंचायत के पास आती थी और वहां से वो रिसीव करते थे। विडो पेंशन भी खाते में आती है, आप बोल सकते हो, डिसेबल्ड की पेंशन भी खाते में आती है। जो एमजी नरेगा के वर्कर्स होते हैं, नरेगा वर्कर की जो सैलरी है, आप बोल सकते हो, जो दिहाड़ी है, वो भी कहाँ पे आती है, खाते में आती है। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई, जनधन योजना की वजह से। तो इससे सरकार ने क्या किया, जिन लोगों ने कभी बैंक में जाके नहीं देखा था, क्योंकि इतनी कमाई थी नहीं कि बैंक में सेव करना पड़े, उनको भी बैंकिंग में इन्वॉल्व कर दिया। दिस इज इंक्लूजन, जिसको इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सपोर्ट किया जाता है। जैसे अभी मैंने बोला डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी क्या बोला गया कि पिछड़े से पिछड़ा बंदा भी एक्सेस कर सके और अफोर्ड कर सके टेक्नोलॉजी को। तो ये भी क्या है, इंक्लूजन इन द टेक्नोलॉजी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बजटिंग, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट समझते हो क्या होता है, व्हाट इज बजट, इसको, व्हाट इज बजट, फ्यूचर को फ्यूचर को ध्यान रखते हुए व्हाट, एक्सपेंडिचर कितना करना, कितना हमारे कितना हमारे पास रेवेन्यू आएगा। तो बजट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बताता है कि आगे आने वाले एक साल में सरकार कहां से कितना पैसा रिसीव करने वाली है और कहां पे कितना पैसा खर्च करने वाली है। सो बजट इज ऑल अबाउट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, कमाई कहां से आने वाली है अगले एक साल में, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, खर्चा सरकार कहां पे करने वाली है, आप बोल सकते हो। सो बजट हर साल रखा जाता है। बजट का जो डॉक्यूमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगले साल में जितनी भी स्कीम्स सरकार ने लागू करनी है, कितना पैसा किस स्कीम में जाना है, उन स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो बजट होता है, एक होता है इकोनॉमिक सर्वे, उसके बारे में सुना है कभी? एक तो बजट रखा जाता है, बजट से जस्ट पहले रखते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ये क्या चीज है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में बताता है। पिछले साल में सरकार ने जो वादे किए थे, कितने पूरे हुए कितने रह गए, वो कौन बताएगा, इकोनॉमिक सर्वे। तो पिछले साल के बारे में इकोनॉमिक सर्वे आपको बता देगा। अगले साल में सरकार क्या करने वाली है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सरकार के, वो बजट का डॉक्यूमेंट आपको बता देगा। सो इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट एंड बजट का डॉक्यूमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप चाहते हो कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस आप वहां पे अटेम्प्ट कर सको। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारा। इकोनॉमिक सर्वे आपको राज्य के डाटा प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये बताना कि रूरल एरिया में डिजिटलाइजेशन कितनी हो चुकी है, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको बता देगा। क्योंकि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम किसका है, सरकार का है। और उसका क्या प्रोग्रेस रहा है पिछले साल में, वो कौन बताएगा, इकोनॉमिक सर्वे। आपको एक ऑथेंटिक एग्जांपल भी मिल जाएगी अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर या मेंस के अंदर कुछ भी लिखते हो ना, उसको जस्टिफाई करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो मतलब क्या, आप ऊपर ऊपर से बातें लिख रहे हो, फिर उसके नंबर नहीं मिलते हैं। मैंने आपको उस दिन बोला था ना, हमेशा कोशिश करनी है आपने कि कैसे आधा का नंबर आप बाकियों से या एक नंबर बाकियों से ज्यादा ले सको। उसमें यही डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो बजट पढ़ लिया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, मतलब ऑलमोस्ट आपने 70% इंडियन इकोनॉमी फॉर मेंस कवर कर दी।
बाकी बचा हुआ क्या होता है, थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन, जो बजट को समझने के लिए आपके पास स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब एक तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर की जो बात है वो की जा रही है। अब इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा हमारे देश में ज्यादातर जो जनता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन हमारे देश में क्या है, खेती। सो क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल ओवर इंडिया। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, जैसे ना रिसेंटली पिछले कुछ सालों में माइक्रो इरिगेशन बड़ा फेमस हुआ था, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। माइक्रो इरिगेशन क्या है, जैसे अगर आप राजस्थान में जाते हो तो राजस्थान के अंदर पानी की होती है कमी, तो वहां पे क्या करते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं पूरे खेत के अंदर, और जो पौधा है ना, पौधे की जड़ के पास छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो आप उसमें पानी जब छोड़ोगे सीधा पौधे की जड़ में जाके पानी डलेगा, बाकी पूरे खेत को पानी से भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इतना पानी नहीं है। या स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं, देखें ये मोस्टली राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे एरियाज में जहां पे पानी की कमी है, वाटर स्कार्स एरियाज जो आपके पास होते हैं, आप बोल सकते हो। सो ऐसी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके बारे में आपको पता हो, नया मेथड आता है, इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, जैसे डैम्स बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए, कैनाल्स बनाई जाती हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एमएसपी की भी आप बात कर देते हो, सो दैट कम्स अंडर द एग्रीकल्चरल मार्केट ना। कोई प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर के अंदर, उसको बेचने जाओगे तो कौन सी मंडी में जाया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाती हैं। रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ द फार्मर्स। जैसे हमारे देश में ना एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट चलती है, उसको बोलते हैं नाम, NAM, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, लेकिन उसको बोलते हैं ई नाम। ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एक फार्मर अपनी कनक बेचना चाहता है, वीट बेचना चाहता है, या राइस बेचना चाहता है, या कोई भी उसका एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस बेचना चाहता है, वो ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेच सकता है ऑटोमेटिकली। एक तो आप अपनी लोकल मंडी में जाते हो तो गिने चुने बायर्स होते हैं 4-5, वो आपको ठीक ठाक सा दाम दे देंगे, आपस में उनकी सेटिंग होती है कि इससे ज्यादा प्राइस देना नहीं है। एक ऑल ओवर इंडिया कोई भी बायर आपकी क्रॉप को खरीद सकता है, तो उससे क्या होता है, आपको ज्यादा बेटर प्राइस मिल जाएगी। ऐसे इनिशिएटिव्स जो सरकार लेती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए, जैसे सरकार ने एक बार बोला था 2022 तक ना फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और क्या ये पॉसिबल है कि आप फार्मर्स की इनकम डबल कर सको, सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसके लिए पूछा जाता है आपके लिए, आप बोल सकते हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट। देन इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सीधे तौर पे लिखा हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो जो हमारे देश में इतना मुद्दा चल रहा है, लीगलाइजेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे या चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, सो यू शुड नो, आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो सब्सिडीज दी जाती हैं, जैसे अगर आप देखो हमारे देश के अंदर, ये पूरा एग्रीकल्चर वाला एक तरीके से टॉपिक हो गया, हमारे देश के अंदर जो फर्टिलाइजर्स आप खरीदते हो या पेस्टिसाइड्स खरीदते हो, उनका ओरिजिनल प्राइस बहुत ज्यादा होता है, सरकार सब्सिडी देती है उसके ऊपर। मान लो 4,000 का फर्टिलाइजर है, किसान को वो 1,500 का मिल रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो एक्चुअली कौन पे कर रहा है कंपनी को, सरकार। खादों के ऊपर, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया के ऊपर, डीएपी खाद आपने सुनी होगी जो खेतों में इस्तेमाल की जाती है, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि अल्टीमेटली जाके अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो, मान लो आईएएस की फील्ड में चले जाते हो, है ना, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाते हो, देन यू शुड नो अबाउट द एग्रीकल्चर। अगर नहीं भी पता, कभी खेतों में जाके भी नहीं देखा, देन यू शुड नो, क्योंकि आपका जो वर्क है वो एट द एंड ग्राउंड लेवल पे होगा। और हमारे देश में ज्यादातर जनता जो है वो खेती करती है, और आप बोलो कि मुझे खेती के बारे में पता नहीं है लेकिन मैं ऑफिसर हूं, तो कैसे गाड़ी चलेगी, समझ रहे हो, तो आपको पता होना, तभी यहाँ पे हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। देन फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, साथ ही साथ
इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता हो, कौन सी? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आएगा फिर ही फूड प्रोसेसिंग होगी, अदरवाइज कैसे हो जाएगा आप बोल सकते हो? उसके बारे में बताओ। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया 1947 से लेके आज तक हमारे यहाँ पे जो लैंड राइट्स होते हैं उसको लेकर सरकार ने क्या क्या नए नए कानून लाए हैं, अगर कोई रिसेंट आया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं तो हिस्ट्री में जाके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आपने शायद सुना हो कि 1991 के अंदर हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके प्रोसीजर्स हैं उनको थोड़ा सा आसान कर देना। हमारे देश में 1991 से पहले भी प्राइवेट बिजनेस होते थे, ऐसा नहीं है कि होते नहीं थे, लेकिन प्राइवेट बिजनेस लगाना या नया बिजनेस लगाना बहुत बड़ी सरदर्दी हुआ करती थी। मतलब दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच साल कईयों को लग जाते थे सिर्फ बिजनेस लगाने के लिए, परमिशन लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए आप बोल सकते हो। तो लिबरलाइज कर देना मतलब उन प्रोसीजर्स को आसान कर देना। जैसे आजकल नहीं बोलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अगर किसी कंट्री में झटपट कोई बंदा एक नया बिजनेस खड़ा कर सकता है, क्योंकि बिजनेस लगाने के लिए रजिस्टर करना है, 100 तरह के चीजें होती है आप बोल सकते हो। जितना उसमें ज्यादा टाइम लगता है मतलब उस कंट्री में बिजनेस लगाना उतना मुश्किल है, और जितना कम समय लगता है उस कंट्री में बिजनेस लगाना उतना आसान है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ है, यहाँ पे क्या पूछ लिया, लिबरलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है, इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी देखोगे, इट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर तुम चलो गवर्नमेंट की पॉलिसीज छोड़ो, तुमने कौन सी अभी तक पढ़ी होंगी, लेकिन तुम वैसे अपने आसपास देखो, 2012 के बाद से, 2012 के बाद से अपने आसपास आपने बदलता हुआ पूरा सिस्टम देखा होगा। जो छोटे रोड थे वहां पे हाईवेज बन चुके हैं। जिन रेलगाड़ियों के लाइंस के पास आपको फाटक पे खड़ा होना पड़ता था, अब फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, ब्रिजेस बन चुके हैं, अंडरग्राउंड ब्रिजेस बन चुके हैं, टनल्स बन रही हैं। ये सब क्या है? दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट सरकार की इससे सबसे पहले तो डेवलपमेंट होगी। हाउ? क्योंकि सिंपल सी बात है, मान लो मैं एक किसान हूं, मुझे मुझे अपने खेत में सब्जी उगानी है, सब्जी उगाई, उसको मैंने बेचने के लिए किसी मंडी में लेके जाना है और रास्ता बहुत खराब है। इतना खराब है कि मुझे लेके जाने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं, जिससे क्या है, मैं फ्रेश वेजिटेबल कभी भी नहीं पहुंचा पाऊंगा अपनी मार्केट तक, और मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिल पाएगा। वहीं अगर हम फार्म टू मार्केट रोड्स बना दें, सुना है कभी FM रोड्स के बारे में? कभी भी अगर गांव में जाओगे ना, गांव के अंदर आज के टाइम पे वो छोटे रोड्स नहीं आपको देखने को मिलते, 18 फीट वाले जो रोड होते हैं ना वो देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं FM रोड्स, फार्म टू मार्केट रोड्स। उससे क्या हुआ है, किसान अपनी फसल को कम समय में मार्केट तक पहुंचा सकता है और अच्छा दाम जो है वो क्लेम कर सकता है। वेजिटेबल्स वगैरह के केस में ये खास तौर पे होता है। अच्छा मान लो मैंने बाग लगा रखा है एप्पल्स का। अब इंडिया के एप्पल्स जो है काफी मशहूर है, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी होते हैं। अब मान लो मैं कश्मीर में बाग लगा के बैठा हूं, कश्मीर से मैंने एक्सपोर्ट करना है, कश्मीर से तो सीधा एक्सपोर्ट नहीं होगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी पोर्ट पे जाना पड़ेगा। पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात वाला सबसे क्लोज पड़ेगा, लेकिन गुजरात भी 3-4 स्टेट्स लांग के फिर आएगा। और अगर वहां से गुजरात जाने में 5 दिन लग रहे हैं तो इट मीन्स सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। अच्छा वहां पे आप गए गुजरात पोर्ट पे, चलो मान लो टाइम नहीं पहुंच गए, वहां पे वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है शिपमेंट के लिए, वहां पे आपको 4 दिन वेट करना पड़ रहा है, और वो 4 दिन आपके पास अपना एप्पल स्टोर करने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोल्ड स्टोरेज का, फिर भी बर्बाद हो जाओगे। सो अगर तुम थोड़ा सोच के देखो इस चीज को, फिर तुम्हें ये समझ आएगा। आज शिमला से
या लाहौल एंड स्पीति से बच्चे उठ के चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए आ पा रहे हैं? उसका कारण क्या है? द कनेक्टिविटी। पहले लोग नहीं आते थे, अब आते हैं। कारण क्या है? कनेक्टिविटी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, टोल प्लाजा वगैरह लगते हैं, ये भी तो इन्वेस्टमेंट का मॉडल होता है। इसमें क्या होता है? एक प्राइवेट कंपनी सरकार से टेंडर लेती है, रोड बनाती है, रोड के ऊपर टोल प्लाजाज लगाती है। जितना उनका खर्चा हुआ होता है और जितना उनका मुनाफा पहले से परसेंटेज सेट होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उतना पैसा टोल प्लाजा से कमाती है। जब वो सारी कमाई हो जाती है, उसके बाद ये पूरा रोड किसको ट्रांसफर कर देती है? इसके राइट्स सरकार को। दिस इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मॉडल ना। सो ऐसे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में भी आपने यहाँ पे पढ़ना है। देन आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स, ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, नो स्टैटिक साइंस। वो जो जर्नल साइंस आपको पढ़नी होती है 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी वाली, वो फॉर प्रीलिम्स। यहां पे सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स में जो चल रहा है। देन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो ये जो आज हमारे देश के अंदर आप देख रहे हो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, ये सब क्या है? इंडिजिनाइजेशन ही तो है टेक्नोलॉजी की। जैसे एक टाइम होता था बैलिस्टिक मिसाइल्स, जैसे ब्रह्मोस वगैरह हो गया, ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा था? रशिया। हम लेके आए, बाद में से अपना वर्जन बना दिया, आप बोल सकते हो उसका। बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और बाद में मेक इन इंडिया वाले में उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी। आईटी में आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेस में होनी चाहिए, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे आपने पेटेंट के बारे में, कॉपीराइट्स के बारे में सुना होगा, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देन कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीजें रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपने पढ़नी होती हैं। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वही सारे टॉपिक्स हो गए, आप बोल सकते हो, जो यहाँ पे आपने पढ़ने हैं। सो जो चीज आपके सिलेबस में सीधे तौर पे लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये जानो कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसकी जरूरत क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। ये 4-5 चीजें हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जिससे क्या है, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आता है जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता, आप आस पास की कुछ बातें तो लिख पाओगे। और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ तो लिख के आओ। नहीं लिख, कुछ भी नहीं लिखोगे तो 0 नंबर, कुछ लिखोगे तो 1-2 कुछ तो मिलेंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे झारखंड वगैरह में अगर आप जाते हो, छत्तीसगढ़ वगैरह में जाते हो, तो वहां पे नक्सलवाद बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमिज्म। वो क्या हो गया? एक्सट्रीमिज्म। जहां पे हमारे देश के नागरिकों ने ही देश के सरकार के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं। अब वहां पे आप डेवलपमेंट करवाना चाहते हो, दैट इज अ ग्रेट चैलेंज, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सब सिक्योरिटी वाला मुद्दा आ गया ना। अगर आप ध्यान से देखो, ये रोल ऑफ स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब क्या है? टेररिस्ट की बात कर रहे हैं हम, और जो बाहर की कंट्रीज हमारे लिए खतरा बन जाती हैं, हम उनकी बात करें। जैसे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस जो है, चाइना का जो इंटेलिजेंस है, वो हमारे देश के अंदर कैसे गड़बड़ खड़ी कर सकते। जैसे हमारा है रॉ, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारा एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, आप बोल सकते हो, जिसके ऊपर कितने इल्जाम लगाता है पाकिस्तान के। इन्होंने हमारे बलूचिस्तान के अंदर दंगे करवा दिए जी, हमारे बलूचिस्तान में इन लोगों ने अपने एजेंट बिठा रखे हैं, हमारे यहाँ पे ये अनस्टेबिलिटी करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे बाहर की कंट्रीज आपके देश के अंदर भी तो करती होंगी। तो वो सारी चीजें सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी, उन्होंने सीधा लिखा है चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। अब आप इंटरनल सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में पढ़ लो, लेकिन चैलेंजेस ना पढ़ो, और आप बाद में बोलो कि यूपीएससी ने तो ये पूछ लिया, तो फिर इसमें आपकी गलती है। अगर उन्होंने सीधा लिखा है चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी, देन यू शुड नो कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी।
सो जो यहाँ पे लिखा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज लिखी है उसके बारे में पढ़ो। हर एक चीज में मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। जितना लिखा गया है ना उतना ही पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ एक्स्ट्रा आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आ गई, ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, टेररिज्म की बात की, चैलेंजेस की बात की, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर दी, आप बोल सकते हो। देन लास्ट, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स। जैसे आपके पास मान लो अब बांग्लादेश में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। हमारा सबसे लंबा जो लैंड बाउंड्री है वो कौन सी कंट्री के साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। 4,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बाउंड्री हम शेयर करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है। और ये इंडिया का सबसे लंबा लैंड पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप बोल सकते हो। देखने में आपको छोटा लगता है लेकिन इट इज जिगजैग, जिसकी वजह से लेंथ उसकी सबसे ज्यादा है, आप बोल सकते हो। वैसे देखने में लोगों चाइना के साथ बड़ा लंबा बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ बड़ा लंबा बॉर्डर दिखता वो है मैप के ऊपर, एक्चुअल में है क्या? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जब ये डिस्टरबेंस हुई, वहां पे दंगे चल रहे थे, तो वो बहुत सारे लोग हमारे बॉर्डर के क्लोज आके बैठ गए, अप्रोक्सीमेटली 500 बंदा। ओनली मेल, कोई फीमेल नहीं, ओनली मेल। तो बीएसएफ को, बीएसएफ मतलब जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ को खास तौर पे पता क्यों बनाया गया था? पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। बीएसएफ को बनाया ही इस काम के लिए गया है कि पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर को सुरक्षित किया जा सके। अब बांग्लादेश भी तो 1971 से पहले पाकिस्तान का पार्ट था, इसलिए बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी आपको बीएसएफ मिलेगा और इधर पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे भी आपको बीएसएफ मिलेगा। अदरवाइज आपने इंडो तिब्बतन फोर्सेस देखी होंगी, वो तिब्बत वाले चाइना वाले बॉर्डर पे बैठी होती है, वहां पे बीएसएफ नहीं होता है, आप बोल सकते हो। सो ये जो फोर्सेस हैं आपके पास, सीआरपीएफ के बारे में आपने सुना होगा, बीएसएफ के बारे में सुना होगा, है ना, आईटीबीपी के बारे में सुना होगा, ये जो सारी फोर्सेस हैं इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। खास तौर पे उसके बारे में जो न्यूज में कहीं पे आ गया हो, जैसे ये बांग्लादेश की वजह से बीएसएफ न्यूज में था, तो उसके बारे में पता हो कि कैसे काम करता है, क्या वर्किंग है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए आप। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट GS3। GS3 का सिलेबस दिखने में आपको थोड़ा लंबा लग सकता है एज कंपेयर टू GS1 एंड GS2, लेकिन एक्चुअल में इतना है नहीं। GS1 एंड 2 में जैसे उन्होंने सीधा लिख दिया, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, दिखने में छोटा लग रहा है। पूरी इंडियन हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर उन्होंने एक पॉइंट में लिख दी है। यहां पे ज्यादातर चीजों को ना एक्सप्लेन करके दिया गया है, यहां पे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, इसलिए दिखने में सिलेबस लंबा लगता है लेकिन कंपैरेटिवली है कम। पढ़ना कंपैरेटिवली GS1 से कम पड़ता है इस वाले पेपर में, इसको ध्यान रखना, तो डरना मत उसको देख के। देन GS पेपर 4, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। GS1 2 3 से कंप्लीटली डिफरेंट, because it is all about ethics, integrity and aptitude of a person। अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, देखो पहले ना ये यूपीएससी के अंदर ये पेपर होता नहीं था, लेकिन हमारे देश के अंदर आपने देखी होगी बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन हो गया। अब करप्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडियन सिस्टम से निकल ही नहीं रही है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया, बाकी कंट्रीज के सिस्टम से भी निकल नहीं रही है। तो इसमें आपको क्या करने की जरूरत है? जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको थोड़े से एथिक्स सिखाने की जरूरत है। तो यूपीएससी ने ये जो चैप्टर है या फिर ये जो पेपर है इसको ऐड ऑन किया, पहले ये पेपर नहीं होता था। है बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आपके बारे में ही जानने में हेल्प करेगा ये पेपर। आप समझ पाओगे कि व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज इंटेग्रिटी, व्हाट इज प्रोबिटी। आपने सुना होगा यार ये तो ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्टी का मतलब क्या है? अकेला बोल देना ईमानदारी, ईमानदारी तो उसका ट्रांसलेशन हो गया। व्हाट इज ईमानदारी, व्हाट इज ऑनेस्टी, बहुत बड़ी चीज है ये। अब हम हर दूसरे को बोलोगे एटीट्यूड मार रहा है, एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। तो वो चीजों के बारे में इस पेपर में आप पढ़ते हो। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये सिलेबस नहीं है, ये जस्ट इंस्ट्रक्शन है।
This paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to the issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with the society. उन्होंने बोला कि इस पेपर के अंदर हम ये जांचना चाहते हैं कि जो बंदा ऑफिसर बनने के लिए एस्पायर कर रहा है, ये पेपर दे रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी इतनी है कि डेली लाइफ में उसको आगे चल के ऑफिसर बनने के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्या उसको वो सॉल्व कर सकता है। और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मन करे वैसे कर दो। सॉल्व करने का मतलब है मोरालिटी एंड एथिक्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर आपके पास ना केस स्टडी भी दी जाती है। उस दिन मैंने आपको बोला था कि मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज अ एसपी अपॉइंटेड हो और वहां पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होती है, आपके पास एक इंसिडेंट आया इस तरीके से, ये आपके पास पूरा केस है, सब आपको लिख के देंगे, नीचे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपने ये ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एथिक्स, इन सबको मद्देनजर रखते हुए उसका आंसर लिखना है। वो आंसर बताएगा कि आपकी समझ कितनी है, आप कितने समझदार हो। तो ये पेपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्चुअली दिस पेपर इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडीज अप्रोच टू डिटरमिन दीज एस्पेक्ट्स। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सिलेबस क्या है ध्यान से देखो, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, essence, determinants, consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics in private and public relationship। देखो एथिक्स के पेपर को डील करना बड़ा आसान है, और बड़ा आसान ही ये पेपर है। देखने में आपको लग सकता है कि पता नहीं क्या हवा बना रखा है, लेकिन इस पेपर का सबसे अच्छी चीज पता क्या है, जितने कीवर्ड्स दिए गए हैं ना उनके बारे में पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखा हुआ है एथिक्स। व्हाट इज एथिक्स? वही तो है उसका एसेंस। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, सब लिखा हुआ है। टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना है, और इसका सिलेबस मेरे हिसाब से बहुत डिटेल में दिया गया है। और अगर आप इन सारे कीवर्ड्स को पढ़ लेते हो ना, जो यहाँ पे जितना पूछा गया उतना पढ़ लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। जैसे यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या करते हैं, गांधी का मान लो कोई कोट दे दिया आपको, कोटेशंस होते हैं ना स्कॉलर्स की, आपको कोई एक कोट दे दिया, उसके ऊपर गांधी क्या कहना चाह रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर दो जी। और एथिक्स के पेपर के अंदर अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए, थोड़ा एनरिच करने के लिए आप ऐसे कोटेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एथिक्स के पेपर की तैयारी करते समय आपको कुछ सोसाइटी के रिलेटेड जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे अंबेडकर हो गया, या गांधी हो गए, है ना, या जैसे मैक्स वेबर की हम उस दिन शायद बात कर रहे थे, मैक्स वेबर हो गया, या कार्ल मार्क्स हो गया, क्योंकि इन लोगों ने सोसाइटी के ऊपर भी बात की है, इकोनॉमी के ऊपर भी बात की है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी बात की है, तो वो थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड, कंटेंट सबसे पहले बताओ, स्ट्रक्चर बताओ इसका, फंक्शन बताओ इसका, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर बताओ, देन मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं ये बताओ, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन इसका क्या होता है वो बता दो। जो लिखा हुआ है उतना ही पता करना है, कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं करना, एज सिंपल एज दैट। देन इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज है। तो देखो एक्चुअली यूपीएससी आपको क्या बनाना चाहता है, ज्यादा सेंसिटिव बनाना चाहता है, बट सही तरीके से सेंसिटिव, इमोशनल नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहता है। इमोशनल होना बेवकूफी हो सकती है किसी किसी मामले में, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वुमेन आती है, वो बहुत डरी हुई है, उसका हस्बैंड उसको बहुत मारता है, वो बहुत डरी हुई है,
वो पुलिस स्टेशन में आ भी गई है, रिपोर्ट भी लिखवा दी, बाद में वो बोल रही है कि नहीं मुझे रिपोर्ट वापस लेनी है। अब वहां पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस काम करेगा। आप कैसे उसको एम्पावर्ड फील करवा सकते हो, क्योंकि दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आप ऐसे तो बोल नहीं सकते मैं क्या करूं, अपनी एफआईआर वापस ले लिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पिट रही है तो पिटती रहे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने समाज में सुधार करना है। जो चल रहा है वो तो फिर वैसे भी चलता रहेगा। तो आप सुधार करने के, आप ऑफिसर लेवल पे बैठे होगे तो ऑटोमेटिकली आपको सुधार करना है, आपको जो चल रहा है वैसे चलाना नहीं है। तो चल ही जाएगा अपने आप, आपकी फिर जरूरत क्या है वहां पे, आप बोल सकते हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉरल थिंकर्स, मॉरल थिंकर्स जो मोरालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, टीचर की कुछ वैल्यूज होती हैं, टीचर मस्ट फॉलो। स्टूडेंट की कुछ वैल्यूज होती हैं, स्टूडेंट मस्ट फॉलो, आप बोल सकते हो। वैसे ही सरकारी मुलाजिमों की भी कुछ वैल्यूज होती हैं जो उनको जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब वो क्या है, इंटेग्रिटी है, प्रॉबिटी है, ऑनेस्टी है, ये सब वो वैल्यूज है। तो उसके बारे में आपको पता हो। ये सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जब पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा पढ़ के। देन उसके बाद प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। जब प्रॉपर्टी शब्द बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी का मतलब है मैंने अपराइटनेस की बात भी कर दी, सही चीजों के लिए खड़े होना, आप बोल सकते हो। मैंने ऑनेस्टी की बात भी कर दी, मैंने इंटेग्रिटी की बात भी कर दी। इंटेग्रिटी का सिंपल सा मतलब होता है जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो उसमें अलाइनमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचा कुछ और, बोला कुछ और, किया कुछ और। तो वो पलटू वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, आप बोल सकते हैं। सो इंटीग्रिटी इस चीज को सपोर्ट करता है, आप बोल सकते हो। सो वो पलटियां मारना ये सपोर्ट नहीं करता है। सो इन चीजों को जब एक साथ कंबाइन करोगे ना तो एक शब्द बनता है प्रॉपर्टी। गवर्नेंस क्या है, शासन। सरकार के शासन में अगर आप प्रॉपर्टी ले आते हो तो मतलब क्या, सरकार के सारे मुलाजिम्स में इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और अपराइटनेस होनी चाहिए। अगर ये हो जाए तो सरकार का शासन अच्छा हो जाएगा, लोगों की भलाई हो जाएगी और करप्शन रुक जाएगी, आप बोल सकते हो। एज सिंपल एज दैट। देन केस स्टडीज ऑन ऑल द अबव इश्यूज। जैसे एटीट्यूड के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड के ऊपर एक केस स्टडी आ सकती है। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के ऊपर केस स्टडी का मतलब है पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कि ये हो गया। अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बोलो क्या करोगे। आपका ओपिनियन जो कि ऊपर वाली सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट जनरल स्टडीज का सिलेबस। इसका कोई ज्यादा सिलेबस नहीं, अगर तुम देखोगे जस्ट इतना ही है, कुछ ही टॉपिक्स है। और झटपट ही ये सिलेबस खत्म हो जाता है क्लासेस में, अगर आप देखोगे तो। लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग। और चक्कर ये है कि ये भी 250 नंबर का है, और ये कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, इसके नंबर काउंट होते हैं। सो एथिक्स का सिलेबस कम है, सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको खुद में सुधार करने में हेल्प करेगा, खुद को जानने में हेल्प करेगा, और ऊपर से 250 नंबर भी है। सो एथिक्स में अच्छे नंबर लेके ना, क्योंकि जर्नल स्टडी 1, 2 एंड 3 इसमें सबके नंबर एक जैसे से ही होते हैं। कोई 2, 4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि सब उतना सा ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो मेंस लिख रहा है ऑटोमेटिकली पढ़ के लिख रहा है। जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो कौन क्रिएट करते हैं, एक तो एथिक्स का पेपर, एक एसे का पेपर, और एक ऑप्शनल के पेपर्स, जो एक स्टूडेंट को टॉपर बना देते हैं और लास्ट रैंक पे रखते हैं। वो कौन से पेपर है, यही है। जर्नल स्टडीज 1, 2, 3 मतलब पढ़ना है आपने बहुत अच्छे से, लेकिन सब उतना का पढ़ ही लेते हैं, आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन थोड़ी सी दिखनी चाहिए, आप बोल सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या लिस्ट है जो यूपीएससी आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपने चूज करना होता है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब उसमें देखो, एग्रीकल्चर है आपके पास, जैसे आप कल बोल रहे थे मुझे एग्रीकल्चर चूज करना है। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है कई बच्चों की ग्रेजुएशन इस चीज में होती है, तो वो अपने इसको इस फील्ड को कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में कई लोगों की होती है मास्टर्स, वो इसको चूज कर सकते हैं। बॉटनी आपका सब्जेक्ट, बॉटनी भी पढ़ा हुआ है यहाँ पे। केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, देन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। आप लोगों का किसमें है, आपका किसमें है?
पॉलिटिकल साइंस में तो आपके पास तो बना बनाया है पूरे का पूरा, राइट। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, मास्टर्स ग्रेजुएशन है, आप बोल सकते हो। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होगा ना उसमें, एक ही होगा कि वो की, या आपने दूसरे वाली क्या होती है वो स्पेशलाइज्ड स्टडी वैसे। इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, लॉ, भाई एलएलबी वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैनेजमेंट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी साथ में आते हैं। साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया एंड जूलॉजी हो गया। इसके अलावा 26वें नंबर पे लैंग्वेज, लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है, एट्थ शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस दी गई है ना, एट्थ शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस आपके पास है, उन 22 लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश कितनी होगी टोटल, 23। क्योंकि एट्थ शेड्यूल में इंग्लिश भाषा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एट्थ शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश नहीं है। तो 22 भाषाएं तो वो जिसमें पंजाबी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, मराठी भी है, सेंथली भी है, मैथिली भी है, बोडो भी है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाती हैं। या तो उनका लिटरेचर आप चूज कर सकते हो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश लिटरेचर भी आप चूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली बच्चे होते हैं जो बीए करते हैं, कईयों की एमए होती है इंग्लिश के अंदर, सो दैट इज गुड ऑप्शनल टू चूज लिटरेचर। सो लिटरेचर के आपके पास 23 ऑप्शंस हैं, 23 लैंग्वेजेस का लिटरेचर आप चूज कर सकते हो एज एन ऑप्शनल। अगर वो नहीं करना है तो ये आपके पास 25, एक लिस्ट है 25 अलग अलग फील्ड्स की जिसको आप चूज कर सकते हो। तो 25 ये और 23 लैंग्वेज के लिटरेचर, ये जो टोटल आपके पास हो जाता है, इसमें से एक कोई चूज आपने करना है। और जो भी चूज करोगे बहुत सोच समझ के करना है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर प्रोवाइड करना चाहता हूं कि ऑप्शनल को आपको किस तरीके से लेके चलना चाहिए, क्योंकि दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूं कि आप समझो इस चीज को। तो इस चीज को लिख भी लेना जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहे। तो जब भी हम ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, अभी हम लोग कहां पे बैठे हुए हैं, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2024 के अंदर हम बैठे हुए हैं, 2024 के अंदर। और आपका ये पेपर कब होगा, ये होगा सितंबर 2025 के अंदर जाके। अक्टूबर में हम बैठे हैं, सितंबर में पेपर है, तो मतलब आपके पास सही एक साल है, सीधी बात। आपके पास कंप्लीट एक साल है। और ऑप्शनल के अंदर जो सिलेबस आपके पास रहता है वो सिलेबस होता है एट लीस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। वहां पे जो डिमांड आपसे की जाती है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया ना, तो उसका मतलब है ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलो प्लस 2 वाली पॉलिटिकल साइंस, वो नहीं चलेगी। ग्रेजुएशन लेवल पे मतलब थिंकर्स, थ्योरीज, इंडियन थिंकर्स, देन आपके पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की। तो मतलब जो चीज एक पर्सन 3 साल में पढ़ता है किसी सब्जेक्ट में, आप बोल सकते हो उसको आपने एक साल में एक तरीके से कवर करना है। लेकिन सिलेबस उतना नहीं है, सिलेबस लिमिटेड ही होता है। ऑप्शनल का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं होता है, ठीक ठाक होता है आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। एक साल है आपके पास, जितने महीने वेस्ट करोगे उतना टाइम वेस्ट। अब ध्यान से देखो, ऑप्शनल की कोचिंग में आपको कम से कम 4 महीने लग जाते हैं सिर्फ कोचिंग में, अगर आप कोचिंग ले रहे हो ऑप्शनल की, 4 महीने कम से कम। अगर ढंग से आपने सिलेबस कवर करना है तो सिलेबस कवरेज है ये 4 महीने में। 4 महीने ये निकाल दो, पीछे कितने बचे आपके पास, 8 महीने। अब 8 महीने में आपने अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा अगर आप इसी मंथ के अंदर, अक्टूबर मंथ के अंदर, ये डिसाइड कर पाओ कि मेरा ऑप्शनल क्या होना चाहिए। यू मस्ट डिसाइड। अगर आप जाके मान लो दिसंबर में डिसाइड कर रहे हो, ध्यान से देखो, आप जाके दिसंबर में डिसाइड कर रहे हो और पेपर आपका जाके आ जाना है कहां पे, सितंबर में,
तो मतलब क्या है, 8 महीने आपके पास बचेंगे। दिसंबर में तो आपने डिसाइड किया, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने आप ऑप्शनल की कोचिंग कर रहे होगे, जिसमें 2.5-3 घंटे की क्लास लगती है। और अप्रैल में पहुंच गए, मई जून के अंदर तो प्रीलिम्स का पेपर भी होता है। जनवरी के बाद ऑप्शनल की कोचिंग लेना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, अगर आप जनवरी में जाके ऑप्शनल की कोचिंग स्टार्ट करते हो। क्योंकि देखो ना, जून के अंदर या मई के लास्ट में आपका प्रीलिम्स का पेपर होना है, तो ये जो उससे पहले वाले 4-5 महीने हैं, ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस प्रीलिम्स की तरफ करना पड़ता है। एमसीक्यू भी आपने सॉल्व करने होते हैं, टेस्ट भी आपने लगाने होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से आप 3 घंटे की ऑप्शनल की क्लास उसमें ऐड कर दो। अब 3 घंटे की ऑप्शनल की क्लास है, फिर उसको रिवाइज भी तो घर पे जाके करना है, तो 2.5-3 घंटे वो भी लगेंगे, तो 5-7 घंटे तुम्हारा ऑप्शनल ही ले जाएगा। इसलिए ऑप्शनल की जो कोचिंग वगैरह होती है, जो तैयारी होती है, अपने लेवल पे करनी है, कोचिंग करनी है, जो भी करना है, मतलब फर्स्ट टाइम रीडिंग ऑफ द सिलेबस जो है एटलीस्ट दिसंबर से पहले हो जानी चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ऑप्शन को साथ में लेके चलना है, ऑप्शनल को साथ में लेके चलना है, लेकिन रिवीजन, रिवीजन मतलब दिन के अंदर आप 2 घंटे भी अगर रिवीजन में दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर आप 2 घंटे भी ऑप्शनल को देते हो हर दिन, तो आपकी रिवीजन 2 से 3 बार हो जाएगी। लेकिन वो फिर पॉसिबल है अगर दिसंबर से पहले आपका कोचिंग या सेल्फ लेवल पे अगर आपने पढ़ना है तो वो आप कर चुके हो, सिलेबस कवरेज होगी हो, मतलब ऐसा हो सिलेबस मैंने सारा पढ़ लिया है, मेरे पास सारे का सारा जो सोर्स है, जो मटेरियल है, जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, वो रेडी है। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाने हैं नेक्स्ट, मैंने कोई बुक्स को नहीं ढूंढना है, सब कुछ मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है दिसंबर से पहले। और मैं पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ एटलीस्ट दिसंबर से पहले। उसके बाद फिर आपने क्या है, बुक उठानी है रिवाइज, बुक उठानी है रिवाइज, वो इजी हो जाता है। फिर आप जनवरी से प्रीलिम्स तक आप बोल सकते हो, प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, मेंस भी तो आपने पढ़ना है। अब ऑप्शनल की आंसर राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो हफ्ते में एक बार तो ऑप्शनल का कोई 1-2 आंसर लिख के देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको 500 नंबर मिलने हैं ना, 250-250 के 2 पेपर होते हैं, आप बोल सकते हो। सो ऑप्शनल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो इसलिए ऑप्शनल की जो तैयारी है वो आपको अभी से स्टार्ट करनी है। ऐसा मत सोचना कि जनरल स्टडीज का हो जाए एक बार फिर करेंगे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी पूरे की पूरी अभी से। क्योंकि जो लोग आपसे 1 महीना पहले तैयारी कर स्टार्ट कर चुके हैं, उनका ऑप्शनल स्टार्ट हो चुका है, वो अपने लेवल पे या कोचिंग के लेवल पे जो भी जैसे भी करना है वो कर रहे हैं। अब आप बोलो कि मैं जनवरी में जाके करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप उनके साथ compete नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपने बोला पॉलिटिकल साइंस है, अब पॉलिटिकल साइंस वाला एक स्टूडेंट इस जून से पढ़ रहा है पॉलिटिकल साइंस को, और दिसंबर तक वो 2-3 रिविजन्स कर चुका है, उसके बाद वो 3-4 रिविजन्स और कर देगा, और आप जो बोलो कि मैंने इस सिलेबस को पढ़ना है आफ्टर दिसंबर, तो आपका सिलेबस ही कवर होगा, तो रिवीजन आपकी कब जाएगी, आफ्टर प्रीलिम्स। आफ्टर प्रीलिम्स आपके पास कितना टाइम है, 2.5-3 महीने। तो 2.5-3 महीने में आपने जर्नल स्टडीज भी पढ़ना है, आपने एसए की भी रोज प्रैक्टिस करनी है, आपने एथिक्स पढ़ना है, आपने लैंग्वेज पेपर पढ़ना है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं होगा तो कुछ नहीं चेक होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो लैंग्वेज पेपर में रह जाते हैं, बाकी चेक ही नहीं हो पाता। और वहां पे आपने ऑप्शनल का भी आंसर राइटिंग करना हो और आपने रिवीजन करना हो, तो ये तो बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा। तुम 15 घंटे भी बैठोगे ना, आफ्टर प्रीलिम्स 15 घंटे भी बैठ के स्टडी करोगे, फिर भी सब नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी होता है कि अभी हम कुछ चीजों का निपटारा करके साइड कर दें, तो वो अच्छा हो जाता है, फिर वो बर्डन कम हो जाता है। सो यहाँ पे मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको कर लेना। ये महीना लो अपना अक्टूबर वाला, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपका क्लियर है कि मैंने ये ऑप्शन लेना है, दैट इज गुड। फिर आप क्या करो, उसका नोट्स मटेरियल थोड़ा सा इकट्ठा करो, ऑनलाइन कोई बुक वगैरह देख लो, या कोई अगर किसी को जानते हो जिसके पास नोट्स हैं या आपके पास खुद के नोट्स हैं, सिलेबस को देख लो, नोट्स इकट्ठे करके थोड़ा सा पढ़ो और देखो कि आपका क्या एक्चुअल में उसमें इंटरेस्ट बन रहा है। अगर आप किसी ने चूज ही नहीं किया है तो वो एक्सप्लोर कर ले। सबसे पहले जो आपके पास ये लंबी लिस्ट दी गई है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करो।
कि जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है, मेरा पॉलिटिकल साइंस में एक इंटरेस्ट है थोड़ा, मेरा ज्योग्राफी में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, मेरा हिस्ट्री में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, बाकी सब भूल जाओ। अब इन तीन को एक्सप्लोर करो, फिर देखो किस में ज्यादा इंटरेस्ट आपका जा रहा है वो, लेकिन इस महीने में कर लो। नवंबर दिसंबर पे खींचना मत, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़े से लेट हैं अगर देखा जाए। सो नवंबर दिसंबर तक अगर इस चीज को खींच देंगे तो उतना हमारा डिले हो जाएगा काम। सो अभी स्टार्ट करोगे सो इट इज पॉसिबल, आप इजिली प्रीलिम्स भी निकाल लोगे, मेंस भी निकाल लोगे, सिलेक्ट भी हो जाओगे। इससे लेट होगे तो आपका प्रोसीजर लेट हो जाएगा, फिर 26 वाले पे चले जाओगे। सो क्यों इतना टाइम तुमने वेट करना है, मुझे ये बताओ पहले। जितना फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करके निकाल दिया दैट इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ एंड फॉर फिजिकल, जो पावर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो उसके लिए, दोनों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द मेंस। तो यहां तक हम करते हैं, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसमें कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई पर्सनल लेवल पे तुम्हारा डाउट है कि सर ये कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है, देन यू कैन आस्क। हम्म, सोचा ऑप्शनल के बारे में कुछ इधर? सिलेबस देखा जाके घर पे? आपका किस में था ग्रेजुएशन? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे है, किधर गया? ये रहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो उसका एक बार सिलेबस देख लेना। वैसे आप बोल रहे थे कि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल एक बार सिलेबस देख लो, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा देन यू कैन, है ना, उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। आपका पॉलिटिकल हो गया, इधर एग्रीकल्चर, ये ऑनलाइन संध्या। तो मेरी ग्रेजुएशन ज्योग्राफी ऑनर्स में और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा ज्योग्राफी में ही है, तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी ही रहेगा। ओके गुड, क्लियर तो है एटलीस्ट, आप बोल सकते हो। देन आईपैड सेकंड, नाम नहीं पता भाई, आ नहीं रहा आपका। आपका किस में है ग्रेजुएशन एंड आपका ऑप्शनल क्या सिलेक्ट किया है? यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स एज वेल। कई बच्चे होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते बोलने में। यूजर, अब मुझे लगता है इनको खुद ही नहीं पता होगा कि हमारा यूजर आ रहा है वहां पे। संदीप, आईपैड बोल रहे हैं पॉलिटी, ठीक है, आपको तो एक मिल गया दोस्त इधर बैठा हुआ है पॉलिटी वाला फिर। संदीप आपका क्या है भाई? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। तविशा, बोलो भाई। लैंग्वेज, संदीप कौन सी लैंग्वेज, पंजाबी? वेरी गुड, ठीक है, तो पंजाबी लिटरेचर में, ओके गुड। तविशा आपका क्या है बेटा? अपना अपना लिख दो भाई, जो भी रह गया अभी यूजर का। साइकोलॉजी, वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब सिलेक्टेड होना चाहिए आपका थोड़ा सा ना, जो भी आपका चल रहा है उसको थोड़ा सिलेक्ट करके रखो कि ये है मेरा। तो उसका फिर आज जाके आपने क्या करना है, ऑप्शनल का सिलेबस देखना है। ऑप्शनल का सिलेबस कहाँ से मिलेगा? मैं शेयर करवा दूंगा वैसे, यूपीएससी की नोटिफिकेशन। यूपीएससी की नोटिफिकेशन 250-300 पेज की होती है, उसमें सारा सिलेबस दिया होता है, हर एक सब्जेक्ट का दिया होता है। मैं आज आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करवा दूंगा, 2024 वाली जो नोटिफिकेशन की, सिलेबस सेम ही रहता है। उसमें से अपने ऑप्शनल के सिलेबस को ना देख के आना कि आपको कैसा फील हो रहा है, जो भी आप जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कुछ और भी सोच रहे हो अगर, तो उसका सिलेबस देख के आना एक बार। ठीक है, दैट्स इट।